नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का जो आज का एग्ज़ाम हुआ तो उसकी आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो आया था वो है 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये पूछा गया है कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे बने थे, अभी की बात है। तो वो थे शाहबाज शरीफ। इसके पहले आपको बताइए कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो पूरी डिटेल देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसके पहले इमरान खान प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारे कौन से हो गए? 23वें। नाम आप रट लीजिए, शाहबाज शरीफ, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब पूरी डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा जो नदी है, नाम आपने सुनी रखा होगा। तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसके शहर, इसके बगल में या इसके पड़ोस में जो, इसके किनारे में जो शहर बसा हुआ है वो है जबलपुर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? अब दल बदल होता क्या है? दल बदल होता है किसी एक पार्टी से दल बदल के किसी दूसरी पार्टी में चले जाना। लेकिन उसके भी कुछ प्रोसीजर होते हैं, अगर उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो आप दल बदल कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या होता है? किसी को धोखा देना कहा जाता है या किसी की बेइज्जती करना। जैसे आपने देखा होगा कि डिफेमेशन रूल की वजह से क्या करते हैं लोग, दूसरे के ऊपर कानूनी रूप से डिफेमेशन लगा देते हैं तो उसकी पेनाल्टी उन्हें पे करनी पड़ती है। तो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन के में कब लाया गया था और ये कौन सी अनुसूची में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये शायद क्वेश्चन मैं तीसरी बार, आपका एग्जाम सीएचएसएल का तीसरा ऐसा एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो ये जो है कि केरल का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्राकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने की लिए किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लड़की थी जिसने क्या किया था, जिसका नाम प्रकृति था। उसने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित कर दिया था। तो इसी से वहाँ का मोहिनी अट्टम ये डांस का नाम बना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आईपीएल के 15वें सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई? अब जो, अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 15वें सीजन में कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो 4 टीमें थी जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम प्ले ऑफ के लिए 4 टीमें सिलेक्ट हुई थी। उसमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वो थी मुंबई इंडियंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन 20 से बना दिए जा सकते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। आगे देखते हैं। दिया है कि फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका देखिए, फीवा को फीफा से कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्वेश्चन आया था फीवा, तो फीवा में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये बास्केटबॉल का है और वो फुटबॉल का होता है फीफा। तो ये यूएसए की महिला जो खिलाड़ी थी उन्होंने खिताब जीता था। आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हराया था। अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी एक स्थान पक्का कर लिया। अब होता क्या है कि अगर आप ऐसे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें अगर आप जीतते हैं तो फिर जो मेन ओलंपिक का गेम होता है तो उसमें आप अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। तो ये यूएसए ने जीता था और जीतने के बाद यूएसए ने अपना जो ओलंपिक होने वाला है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि पेरिस का जो ओलंपिक होगा, मतलब 2024 का जो ओलंपिक होगा, कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। तो ये अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां, कौन सा 11वां खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप राइट नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया है कि फोर्थ खेलो इंडिया
अब खेलो इंडिया ये नया आपने सुना होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्गेनाइज करा गया है, जिससे यूथ को गेम्स में भागीदारी बढ़ा सके। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा में कुल कितने पदक जीते? हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो हरियाणा ने टोटल मतलब जो गोल्ड सिल्वर ये सब मिला के 137 पदक जीते हैं। और ये हुआ कहाँ पे था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है कि अभी देखिए खेलों के बारे में आ सकता है, आता ही है, और जो रिसेंट खेल होते हैं उनके बारे में और डिटेल में आता है। तो 2022 को हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया हमारा हुआ था। आगे देखते हैं, एक मोमबत्ती की लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, का रंग कैसा होता है? देखो जो मोमबत्ती की लौ होती है उनमें 3 परतें होती हैं, तीनों परत का कलर जो होता है अलग अलग होता है। जो सबसे बाहरी होती है उसका नीला होता है। अब आप कहेंगे नीला तो मोमबत्ती में दिखते ही नहीं है। जो आपको येलो मतलब पीला दिखता है, एक लाल दिखता है, एक पीला दिखता होगा, और उसके भी बाहर जो होता है वो नीला होता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता क्योंकि वो बड़ा हल्का कलर होता है। तो इस क्षेत्र का रंग नीला होता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्ण दहन हो रहा है। यह क्षेत्र का सबसे गर्म भाग है। यह लौ का गैर चमकदार हिस्सा है। अब गैर चमकदार हिस्सा इसीलिए आपको खाली आंखों से नहीं दिखता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या है? तो पांड्य वंश की राजधानी क्या है? तो मदुरई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिस्ट्री से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने सालों के लिए बैन किया? आपको अभी पता होगा कि पीएफआई को बैन करा गया है, तो ये भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाई कितने सालों के लिए बैन किया गया है। तो टोटल पीएफआई क्योंकि एक पार्टी है वो खुद में ही, तो इसे 5 सालों के लिए बैन करा गया है। तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। तो पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों को भी कार्रवाई करी गई। होता क्या है कि एक संगठन जो होता है उसके कई सारे सहयोगी संगठन होते हैं, उससे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है। तो एक पार्टी के काफ़ी सारे भाग होते हैं, उससे एक बड़ी पार्टी बनती है। तो पीएफआई को टोटल 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था कि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि डिजिटल मिशन जो भी आयुष्मान भारत का है उसकी नोडल एजेंसी के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सी है? तो स्वास्थ्य प्राधिकरण जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। आयुष्मान भारत आपको पता ही होगा, आयुष्मान भारत में जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा था जिसमें आपको बीमा दिया जाता था, जो गरीब लोग होते थे तो उन्हें 5 लाख तक का बीमा आपको आयुष्मान भारत के अंडर मिल जाता था, और वो मिल भी रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी जगह आपने बोर्ड लगा होगा, उसमें अगर आपका कार्ड बना है तो आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भी। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बनना ही था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रशांत महासागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रशांत महासागर के बारे में अलग अलग ऑप्शन आए थे। तो प्रशांत महासागर के बारे में सबसे सही कथन था वो था कि सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो सिंपल सी बात है प्रशांत महासागर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताइए इंडियन ओशन कहाँ पे है? आपको पता ही होगा इंडियन ओशन कहाँ पे है, लेकिन आप लोकेशन बताइए। एंड देन मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है, इसका भी बताइए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो डल झील है वो कहाँ पे है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है, कथक वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश जो कि नॉर्थ इंडिया में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब नॉर्थ इंडिया क्या होता है? अगर सपोज करो इंडिया का कोई मैप है इस टाइप का, मतलब ये वर्ष मैंने सर्कल कर लिया, तो ये होता है साउथ पार्ट, ये होता है अब नॉर्थ का हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, और वेस्ट हो गया। तो हाँ, वेस्ट इधर हो गया, साउथ ईस्ट ये हो गया। तो यहाँ पे जो हो गया ये नॉर्थ इंडिया का, जैसे नॉर्थ इंडिया आपने सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया का बहुत बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया का ये हिस्सा हो गया। और इसका ही इसी में यहीं पे उत्तर प्रदेश आता है, तो ये उसी का पार्ट हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रोफेसर शरद
पगारे को किस उपन्यास के लिए 2020 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो भाई इन्हें बटलीपुत्र की सामग्री एक इन्होंने उपन्यास राइट करा था प्रोफेसर शरद पगारे को, इसी के लिए उन्हें 2020 का व्यास सम्मान। अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने लोग कितनी पुस्तक लिखते हैं, किसका किसका याद करें, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी पुस्तक लिख रहा है, इम्पोर्टेंट ये है किसे सम्मान प्राप्त करा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है व्यास सम्मान, जो भी पुस्तक के क्षेत्र में, उपन्यासों के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसे मिला ये जानना आपके लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल होता गया है ये आप समझ लीजिए, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप सपोज करिए आपने डाला DSSS और आपने एंटर क्लिक कर दिया, तो जब आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं पूरा पूरा एक बड़ा सा स्लैश स्लैश करके HTTP स्लैश फिर कुछ लिखा होगा, फिर स्लैश करके आता है, तो वो होता है यूआरएल। तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट की लोकेशन क्या है। आप जब वेबसाइट DSSS या कुछ भी लिख के डालेंगे तो बहुत सारे पेजेस खुलते हैं, एक पेज भी खोलेंगे तो क्लिक करेंगे तो वो आपको एक लोकेटर मतलब एक जगह ले जाएगा, जो वो वेबसाइट की जगह होती है, उसमें यूआरएल पूरा पड़ा होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देख लेते हैं कंप्यूटर की जो पूछी जाती है, जैसे सबसे पहले कंप्यूटर का ही देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग सब कुछ याद कर लेते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। इवन काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म भी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपको पता ही होगा। रीड ओनली मेमोरी का मीनिंग क्या होता है आपको ये भी बता देता हूँ। ऐसी मेमोरी जिसे खाली रीड करा जा सकता है, मतलब आप उसे एडिट नहीं कर सकते, मतलब आप उसे बढ़ा घटा नहीं सकते। आगे देखते हैं सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपल सी बात है। यूआरएल का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको अभी बताया। यूएसपी का क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे क्या होता है वायरस का, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर अंडर सीज। तो ये वायरस हम लोगों ने काफ़ी बार सुना होता है लेकिन ये हम लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। टीसीपी का क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस उतनी ही मैं ला रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा मत समझिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएस का क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वही जो नीचे इन्वर्टर का काम करता है कंप्यूटर के लिए। साटा का क्या होता है, साटा क्या, जैसे आप इस टाइम आ रही है साटा की, जैसे आप SSD आ रही, अब HDD आना बंद हो गई, SSD आ रही, तो साटा का होता है तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आगे रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता ही होगा। SMPS का क्या होता है, सिस्ट मोड पावर सप्लाई। CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और CRT का क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। तो ये हो गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, अगर आपको राइट करनी है आप कहीं राइट भी कर सकते हैं। और ये हो गए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आई होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद।